और इसी के साथ हम अपने अगले पैनल की ओर बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। विकास पथ का ये हमारा तीसरा और आखिरी पैनल होगा और इसके बाद हम ब्रेवरी अवार्ड जो हमारा दूसरा कार्यक्रम है आज के लिए आगरा में, उसके ओर आगे बढ़ेंगे। थर्ड पैनल के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, उजाला साइग्नेस रेनबो हॉस्पिटल से आप हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आएं और इस बीच तालियों के साथ में थर्ड पैनल की शुरुआत हम लोग करेंगे। डॉक्टर नरेश शर्मा, न्यूरोलॉजिस्ट, हमारे बीच में मौजूद हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगी कि आप भी मंच पर आए सर। और साथ साथ में हमारे बीच डीआईजी होमगार्ड आईपीएस मिस्टर संजीव कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ में हम थर्ड पैनल की शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे विकास के ऊपर कि क्या कुछ विकास कार्यों में आप लोगों का योगदान रहा है। शुरुआत करते हैं थर्ड पैनल की। सबसे पहले तो मेरा सवाल रहेगा डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा से, साइग्नेस रेनबो हॉस्पिटल, विकास की जब हम बात करते हैं, किस तरीके से विकास में आगरा के खास तौर पर अपना योगदान दे रहा है? आगरा जो है बहुत पहले से ही एक मेडिकल हब है। इंडिया का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज जो मेडिकल स्कूल की तरह था, आरएमपी डिग्री दी जाती थी, वो यहां से शुरू हुआ है 150 साल या 165 साल। बहुत बड़ा ड्रेनेज एरिया है टू गेट, और यहाँ के डॉक्टर्स जो है सब संस्थाएं, जितनी नेशनल संस्थाएं, उनके अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बहुत, अब जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, 1957 में राय बहादुर डॉक्टर एसएन मल्होत्रा, जो मेरे दादाजी थे, पहला निजी हॉस्पिटल आगरा में खोला था उन्होंने। और ये एक वो राजस्थान सर्विसेज से होके रिटायर होके आए थे और मल्टी स्पेशलिटी उस टाइम पे था। 1975 से फिर हम लोग ओनली ऑब्स्टेटिक गायनेक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हम 4 पीढ़ी डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, मेरे बच्चे भी और फादर, मदर और ग्रैंडफादर ऑफ कोर्स। उसके बाद जब ये पता लगा कि यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हम लोग के साथ खुद ही फैमिली में हुई, जो कि क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी करते थे, उन बच्चों को बहुत एनआईसीयू की जरूरत होती थी, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन होते थे, आईसीयू की जरूरत होती थी, तो वो आगरा में थे नहीं या गुड क्वालिटी नहीं थी। ये सोचते हुए हम लोग ने रेनबो हॉस्पिटल 2012 में शुरू किया कि एक बहुत टॉप क्लास सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज आगरा में दी जाए। रेनबो नाम इसलिए रखा कि 7 सुपर स्पेशलिस्ट इसके साथ जुड़े, आरसी मिश्रा न्यूरो सर्जन, एमएस अग्रवाल यूरोलॉजिस्ट, अनूप खरे हड्डी रोग विशेषज्ञ, अशोक शर्मा पैथोलॉजी में और हम दोनों गायनिक में और ऐसी क्रिटिकल केयर में। हम लोग ने जोड़ के ये सोचा कि एक जो है बहुत सुपर स्पेशलिटी, अफोर्डेबल, ट्रांसपेरेंट, गुड केयर 2 टायर सिटी को जो बहुत जरूरी है उसको दी जाए। और वैसे ही आगरा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी 27 साल से हम लोग उसमें है, इंडिया के शायद फर्स्ट 10 सेंटर्स में, और बहुत सारे पर्यटन मेडिकल टूरिज्म के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के लिए आगरा आ रहे थे, अमेरिका से, उधर से। तो वो छोटा हॉस्पिटल, छोटा भी पड़ रहा था, इसलिए थोड़ा बड़ा हम लोग ने अपनी सर्विसेज यहाँ हमारी फैमिली ने 57 से दी हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में बहुत अहम वो रहा है, 20,000 से ज्यादा बांझ महिलाओं को टेस्ट ट्यूब बेबी से आगरा सेंटर द्वारा बच्चे मिले हैं। नेपाल का सेंटर को हम लोग सपोर्ट करते हैं, 5,000 बच्चे नेपाल के टेस्ट ट्यूब बेबी के हमारे हाथ से पैदा हुए हैं। नेपाल सम्मान 2 बार मिला। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेडिकल क्षेत्र में, और बहुत कुछ करने को है भी। अभी भी आगरा को एक हम लोग बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज्म हब बना सकते हैं। आप सुबह आइए, घुटना चेंज कराना है, आई कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, 2 दिन आगरा उनको घुमाइए, ठहराइए, ऑपरेशन करके ठीक करके वापस। मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत बहुत बड़ा एक हब है ये। मेडिकल टूरिज्म हब किस तरीके से बनाया जाएगा, इसके ऊपर भी मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन अगला सवाल मेरा रहेगा डीआईजी होमगार्ड आईपीएस मिस्टर संजीव कुमार शुक्ला जी हमारे बीच में मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 के इस कार्यक्रम विकास पथ पर। आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जिम्मेदारी बड़ी है आपके ऊपर, उस बीच किस तरीके से आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, क्योंकि काफी चैलेंजिंग जॉब हो जाती है बीइंग अ डीआईजी। हेलो। निश्चित रूप से जो चैलेंजेस हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग बहुत चेंज हो रहे हैं। दिन पर दिन जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारी सिस्टम में, हर पुलिसिंग से लेके सारी चीज़ों को चेंज होना पड़ रहा है। और जो हम लोग के जो होमगार्ड्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली मेजर कंट्रीब्यूशन उसमें उनके ट्रैफिक कंट्रोल में उनका मेजर रहता है, और 112 में उनको काफ़ी उनका डिप्लॉयमेंट रहता है, और थानों में भी और मजिस्ट्रेट ड्यूटी में। तो जो चेंजेस के अकॉर्डिंग
उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे जो सिस्टम में हमारे जो डेंसिटी बढ़ रही है पॉपुलेशन की, और हमारे सोसाइटी में जो अब क्राइम के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। क्राइम में अब वो ट्रेडिशनल क्राइम के बजाय जो अब इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, इन क्षेत्रों में भी ज़्यादा चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ रही है। इस बीच आपको रोकते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारे बीच में मिस्टर प्रतिंदर सिंह जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत, और तालियों के साथ में एक बार सर के स्वागत के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी। पैनल हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेवरी अवार्ड्स पे भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे बीच में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मैं सवाल करूंगी। अगला सवाल मेरा रहेगा डॉक्टर नरेश शर्मा से। न्यूरोलॉजिस्ट हैं आप, और विकास की जब बात होती है तो डॉक्टर्स का एक अहम योगदान हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान स्वरूप माना जाता है। उस बीच क्या कुछ आपका योगदान रहा है अभी तक, और आगे क्या कुछ रणनीति के तहत आप काम कर रहे हैं? हमारे जो आसपास ग्रामीण इलाका है और आगरा में भी बहुत सारे लोग हैं, उनको यह नहीं पता है कि न्यूरोलॉजी का बीमारी कौन सी होती हैं, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो हम सबसे पहले हमने ये कई सालों से इस तरह का एक एजुकेशन कैंपेन चलाया है। उसमें हम बताते हैं लोगों को, जगह जगह कैंप भी लगाते हैं, और अखबारों के मीडियम से, टीवी चैनल के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं कि यह न्यूरोलॉजी की बीमारियां हैं और इनमें न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा एडवाइस ली जाना चाहिए। क्योंकि देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, जो गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं और एपिलेप्टिक फिट्स का बीमारी होती है, मतलब दौरे की जो बीमारी होती है, वो लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत का कोई ये बाधा है, तो वो उसका इलाज नहीं करवाते हैं। अगर समय पर उनका इलाज मिल जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम लोगों में जागरूकता लाएं, न्यूरोलॉजी की बीमारियों के बारे में उनको बताएं कि न्यूरोलॉजी की बीमारियां कौन सी हैं और कब न्यूरो फिजिशियन से एडवाइस लेना चाहिए। न्यूरोलॉजी में के लिए आपको आगे जागरूक बनाना, आपने जागरूकता की बात करी। डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा उजाला साइग्नस रेनबो हॉस्पिटल से हमारे बीच में मौजूद है। अभी आप रेनबो हॉस्पिटल के बारे में तमाम चीजें बता रहे थे, किस तरीके से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और आगे की बात आप कर रहे थे कि आगे फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से हमें जागरूक करना इंपॉर्टेंट है लोगों को। क्या कुछ आगे करने का सोचा है आपने? अभी तो सारा जो हमारा मेन एम था कि सुपर स्पेशलिटी, जिसके लिए लोग जो है दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जाते थे, उन लोग को यहाँ से छोटे शहरों से नहीं जाना पड़े। और हार्ट अटैक होता था तो कार्डियक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं थी, तो वो स्टार्ट हुई है। न्यूरो सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, एक्सीडेंट केसेस, घुटना चेंज होना, स्टेम सेल ट्रीटमेंट जो कि आजकल बहुत आने वाला है, हर चीज में स्टेम सेल के लिए रीजनरेटिव थेरेपी हो रही है। ऑफ कोर्स बांझपन जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो ये सब पे लगातार जो है एडवांसेस हो रहे हैं, और इन एडवांसेस को हमारी जो है यही एक चाह है कि ये सब आगरा जैसे शहर 2 टायर सिटीज, इवन 3 टायर सिटीज में ले जाने का जो है प्लान हो, जिससे कि यहाँ का जो परेशान ना हो। दिल्ली जाता है, एम्स के लिए जाता है, बहुत भटकता है, इतना उधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है, लाइनों में खड़ा, नंबर नहीं मिलता, कंसल्टेंट को बहुत दिन बाद टाइम आता है, डेट, तो वो चीज जो है, वो जो डिले हो जाता है ट्रीटमेंट में, वो ना हो, यही हमारी वो है। दूसरा ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, मेडिकल टूरिज्म के लिए हम लोग को बहुत जरूरी एक प्रयास करने की जरूरत है। आगरा को सिर्फ ताजमहल नहीं देखने, आप कैटरेक्ट सर्जरी कराने, कान की सर्जरी कराने, ईयर रिप्लेस, जो कोल्ड सर्जरी है जिनमें इमरजेंसी कुछ नहीं, आप आए 2-3 दिन होटल में रहे, शहर घूमा, ऑपरेशन कराया, उसके बाद 2-3 दिन फिर घूमे, खाए, अच्छे से खाना पीना उनको घुमाया जाए और फिर खुश करके ठीक करके वापस भेजा जाए। सो दैट इज व्हाट द एम इज। सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, उस बीच मैं स्वागत करना चाहूंगी आईपीएस मिस्टर सूरज राय, डीसीपी सिटी हमारे बीच में मौजूद है। स्वागत है आपका। और साथ साथ में आईपीएस सोनम कुमार, डीसीपी पश्चिमी भी हमारे बीच में मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ाऊंगी सवालों के सिलसिले को, और
मैं सवाल करूंगी मिस्टर संजीव कुमार शुक्ला से। आईपीएस हैं आप और अभी आप होमगार्ड की जिम्मेदारियों के बारे में बता रहे थे। उस बीच ट्रैफिक के ऊपर आपने फोकस किया और इससे पहले अभी एडीएम सर बैठे हुए थे, उनसे भी मैं ट्रैफिक के ऊपर सवाल कर रही थी कि आगरा में काफी ट्रैफिक है। उस बीच कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उस ट्रैफिक की समस्याओं के साथ में डील करना? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रैफिक और जितनी चीजें हैं सोसाइटी में, जितने चेंजेस आ रहे हैं, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट जो है हमारे ट्रैफिक सिस्टम में अर्बन सिटीज में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक की सिस्टम को उस तरह से मैनेज करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और डे बाय डे जो हमारे हाईवेज हैं, बहुत अच्छे हाईवेज जो बने हैं, एक्सप्रेसवेज बने हैं, उनमें भी हम लोगों को कुछ अपना उस बारे में भी एक सिस्टम बनने का, एक डेवलप करने का एक प्रोग्राम चल रहा है, ताकि वो जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उन चीज़ों को हम लोग कितना मिनिमाइज कर सकें। और जो क्राउड मैनेजमेंट होता है, जब त्यौहार के दिन होते हैं, शादियों के दिन होते हैं, उन चीज़ों को भी मैनेज करने के बारे में एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश शर्मा हमारे साथ में। अभी हम न्यूरोलॉजी के ऊपर बात कर रहे थे। एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब आप न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि यंग डॉक्टर्स की कमी काफी ज्यादा हमारी कंट्री में बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस बीच आप कैसे बच्चों को प्रमोट करते हैं और आगे उनको प्रोत्साहित करते हैं न्यूरोलॉजी चूज करने के लिए और इस प्रोफेशन में आने के लिए, यंग डॉक्टर्स? देखिए, सबसे पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, उसके बाद एमडी करना पड़ता है, उसके बाद डीएम न्यूरोलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पे। तो हम सबको तो इनकरेज नहीं कर सकते। वो जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, जैसे एमडी किया हुआ कोई है डॉक्टर, हमारा जूनियर डॉक्टर हमारे पास मिलने आता है, तो हम उनको बताते हैं कि भाई न्यूरोलॉजी में ये स्कोप है और ऐसे आप सेलेक्ट हो सकते हो और आगे ये चैलेंज आ सकते हैं आपके लिए। तो इस तरीके से आप आगे लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेशली आगे पूछते हैं और बताते हैं उन्हें किस तरीके से उन्हें अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए। क्योंकि हमारे बीच में रेनबो हॉस्पिटल से बने हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा। आपसे मेरा सवाल रहेगा डिप्रेशन, मेंटल इलनेस के ऊपर, क्योंकि लगातार डिप्रेशन और मेंटल इलनेस की वजह से कई सारी मौतें भी हो रही हैं और डिप्रेशन एक उभरती हुई समस्या है जिससे निजात पाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या कदम आपके द्वारा, आपके हॉस्पिटल के द्वारा उठाए जा रहे हैं? मैंने सोचा ये न्यूरोलॉजिस्ट से पूछेंगे, बिकॉज मेंटल इलनेस जो है आजकल एक बहुत बड़ी समस्या और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहले क्या था, संक्रमण होता था, खांसी जुकाम हुई, इन्फेक्शन दूसरे को फैला, बीमार हो गया, दवाई दी, ठीक हो गया। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मेरे को बीमारी है, वो दूसरे को नहीं फैलती, बट क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल गड़बड़ है, स्ट्रेस में है, पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, दूसरे से अच्छा करना है, हर बार फर्स्ट आना है, बच्चों को प्रेशर है कि तुम फर्स्ट आओगे क्लास में, एंट्रेंस टेस्ट करोगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे। सो आप देख रहे हैं कि कोटा में भी जो अभी हादसे हुए, इतने सारे लड़कों ने, यंग लाइव्स ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने बड़ा बड़ा लोन लेके उनको उसमें डाला और प्रेशर डाला कि तुम्हें तो अब बनना ही है, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, अच्छा बनना ही है, सिलेक्शन करके दिखाना। सो एक ये डिप्रेशन बीमारी, हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे 40 साल पहले, तो ये इतना सा चैप्टर होता था हमारी बुक में। आज 20 पेज का चैप्टर है और 20 तरह की दवाइयां हैं। वो दवाइयां फिर कुछ लोग को अच्छा फील होता है तो वो नशे की गोलियों की तरह खाने लग जाते हैं, तो वो दूसरी नशे की लत लग जाती। सो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स समस्या है जिसमें सिर्फ पूरा मल्टी स्पेशलिटी, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, हम स्त्री रोग विशेषज्ञ, बच्चों वाले डॉक्टर, सबको एक उन बच्चों का विकास इस तरह से करने की जरूरत है कि वो अंदर से स्ट्रांग बने। एंड वी हैव इन आवर हॉस्पिटल वेलनेस क्लिनिक्स। हम चौपाल चलाते हैं गांव में जा जाके चौपाल, और बीमारी तो अलग, उन लोगों को हेल्थ क्या खाना है, एनीमिया, कीड़े की दवाई, ये सब की भी, और एक अपलिफ्ट करते हैं ट्राई। पथौली गांव को हमने रोटरी क्लब की तरफ से अडॉप्ट किया हुआ है। वहां की सारी महिलाओं को सिलाई मशीन सिखाना, कंप्यूटर सिखाना, बच्चों को जो है सब अच्छी शिक्षा और अच्छे रहन सहन बताना। सो दिस इज अ पार्ट टू ब्रिंग आउट गुड मेंटल हेल्थ इन आवर नेक्स्ट जनरेशन, जो बहुत जरूरी है। और चलिए इसी के साथ अपने थर्ड पैनल का एंड करते हैं। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, भारत 24 के इस खास कार्यक्रम विकास पथ में आने के लिए। इस बीच जोरदार तालियों के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।